आप क्लास 12th में जो पढ़ रहे हो इसमें क्या चल रहा है? प्रकाशिकी। और उसमें हमने बताया था कि इसके पास दो तरह के हैं, किरण प्रकाशिकी जिसको रे ऑप्टिक्स बोलते हो, और तरंग प्रकाशिकी। हेलो, संसद भवन है, बिल पास कराओगे। किरण प्रकाशिकी में प्रकाश की मुख्यतः 5 घटनाओं का आपने अध्ययन किया: परावर्तन, अपवर्तन, वर्णविक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और परिकिरण। जबकि हमको तरंग प्रकाश के कितने पढ़ने हैं? 3, और एक स्पेशली जो कि पार्टिकल नेचर को करना है तो उसी के जस्ट बात कर लेंगे। ये है व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, और लास्ट में क्या पढ़ते हैं जो स्पेशल एग्जाम है? ये तरंग प्रकाशिकी को नहीं मानता है, किसको मानता है? कण, पार्टिकल नेचर को मानता है। और इसमें टोटल आप जानते हो किसके बारे में पढ़ रहे हो? लाइट है क्या? ये एक ऊर्जा का रूप। वैसे फिजिक्स तो ऊर्जा को ही पढ़ने के लिए बना है, ऊर्जा के रूप को ही पढ़ रहे हैं। पहले नंबर हम आपको आज लास्ट क्लासेस पे दे रहे हैं, क्योंकि आपको एक चीज हम क्लियर कर दें कि लाइट को टोटल जो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इसमें 10 चैप्टरों का कलेक्शन है। स्पेशली देखा जाए तो ये 200 अपने अपने में एक चैप्टर है। एक खुद का चैप्टर है, विवर्तन एक खुद का चैप्टर है, परावर्तन एक चैप्टर है, अपवर्तन एक चैप्टर है। तो इस तरह वर्णविक्षेपण को, प्रिज्म को लेकर एक चैप्टर है। तो सब अपने में एक स्पेशली चैप्टर के फॉर्म में होते हैं। और हमने इस चीजों को थोड़ा सा रिकॉल किया। आज हम इसी का सिर्फ ओरल लेक्चर देंगे, मतलब आपको सिर्फ इसको रिकॉल करा देना है। ये चीजें आपको क्लास 10th में पढ़ाया गया है। तो यहाँ से ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि एग्जाम के कंट्रीब्यूशन में, जो एग्जाम आपका पेपर होगा वो पेपर में यहाँ से पार्ट थोड़ा कम आएगा, क्योंकि ये हाई स्कूल का ऑलरेडी सिलेबस रह चुका है। हाई स्कूल में आपने इसको पढ़ा भी है, इस पे पेपर भी दिया, उससे आपका हाई स्कूल का आधा फिजिक्स ही है और आधा वैद्युत है, खत्म। 10 चैप्टर में सब फिजिक्स खत्म हो जाती है। 5-6 चैप्टर नहीं, 5-6 चैप्टर वैद्युत। तो चूंकि हाई स्कूल में आपने इसकी स्टडी की, इसके पेपर्स दिए, बोर्ड पेपर हुआ, हाई स्कूल में जो मार्क भी मिले आपको, तो इसलिए इंटर के जब पेपर्स बनाए जाते हैं तो टीचर के माइंड में होता है कि बच्चा हाई स्कूल में पढ़ के इसको बेहतर करके आया है, इसके एग्जाम से भी दिए हैं, तो यहाँ से वेटेज बहुत कम आते हैं। न्यूमेरिकल्स मिलने के चांसेस होते हैं, थ्योरी मिलने के चांसेस नहीं होते हैं। फिर भी हम आपको 3-4 लेक्चरों में, 5 लेक्चरों में पूरा बताते रहे। 5-6 लेक्चर इसलिए लगाए हैं ताकि आप इसको बेहतर समझ पाओ, क्योंकि बिना इसे इसको समझना थोड़ा कठिन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन टॉपिक्स है आपके? वेव ऑप्टिक्स के पार्ट और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब ये 4 चैप्टर से थ्योरी भी आने वाली है, डेरिवेशंस भी आने वाले हैं, और उनके जो सिद्धांत है वो भी ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में पूछने के चांसेस होते हैं। मतलब 80% चांस है यहाँ से, 20% चांस है यहाँ से। यहाँ से पूछेगा भी कि थ्योरी नहीं, व्हाट इज परावर्तन, परावर्तन के लिए सब नहीं, सब हाई स्कूल का काम था। न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है, चांसेस हैं। चूंकि हम लोग इसको जो कवर किया 5 लेक्चर 6 लेक्चर में पीछे क्लासों में, अब लगातार 6 लेक्चरों में किसी की बात कर रहे हो, हम उसी को आपको आज 30 मिनट में रिकॉल करा दे रहे हैं। आप अगर 6 दिन लेक्चर क्लास लिए होंगे तो आपको जरूर वो चीजें याद आ जाएंगी। ध्यान से देखना। सबसे पहले प्रकाश क्या था? हमने बताया था प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। सबसे पहले आपको यही जानना है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। मतलब ये एक एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी फॉर्म में है। ये किसी मैटर स्टेज में नहीं है, ठोस अवस्था है, द्रव अवस्था है, गैस अवस्था में नहीं है। ये ऊर्जा का एक रूप है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। सेकंड फैक्टर आपने देखा होगा, प्रकाश दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये वस्तुओं को देखने में मदद करता है। प्रकाश वो जो एंटिटीज है जो हमें वो दिखाई तो नहीं देगा, जो विजुअलाइज तो नहीं होगा, लेकिन वस्तुओं को देखने में मदद करेगा। अर्थात प्रकाश ना होने पर हम वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे, तो वो हमें देखने में मदद कराता है। थर्ड पॉइंट अगर देखें तो प्रकाश की तीसरी क्वालिटी रही कि इसकी चाल
पूरी यूनिवर्स में सबसे अधिक है। प्रकाश के चाल से अधिक कोई भी चीज चल नहीं सकती। दुनिया का जो सबसे अधिकतम चाल है वो प्रकाश की चाल है, और वो भी वैक्यूम में, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड मापा गया है, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये लगभग पृथ्वी को भी 1 सेकंड में 6 चक्कर लगा देगा। मतलब उसको पृथ्वी को राउंड रिवॉल्व करना हो प्रकाश को, तो 1 सेकंड में लगभग 6 चक्कर तक लगा सकता है। कौन? प्रकाश। नेक्स्ट फैक्ट अगर हम बात करें तो प्रकाश का नेक्स्ट है कि ये एक द्वैती प्रकृति का होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रकाश के जो नेचर है, बिहेवियर है, वो कितने हैं? 2 है। वो पार्टिकल नेचर भी बिहेव करता है और वेव नेचर में भी रहता है, और ये दोनों नेचर अलग अलग होते हैं। अब एक इंसान को इसको नेचुरली समझना चाहते हो तो जैसे एक इंसान पुलिस भी रहे और चोर भी रहे, उसके अंदर दोनों कैरेक्टर हो, दिन में अपना ड्यूटी करता हो वर्दी पहन के, और रात में अपना ड्यूटी करता हो कहीं पे मार के, तो कितने नेचर हो गए? 2 नेचर हो गए। क्या दोनों नेचर सेम है? नहीं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट नेचर है। ऐसे प्रकाश को आप कहीं कहीं देखने को पाओगे पार्टिकल नेचर में, वो कण जैसा दिखेगा, तो कहीं कहीं पाओगे आप उसे वेव में, वेव नेचर में दिखेगा। मतलब कहीं गेंदा जैसा जाते दिखेगा, कहीं लहर जैसा जाते दिखेगा। यही प्रकाश आपको दोनों फेज में दिखेगा। अच्छा, क्या साइमल्टेनियस हम दोनों फेज को देख सकते हैं? तो इसका भी जवाब है यस। हाँ, आप दोनों को एक साथ भी देख सकते हो। जैसे हम अभी आपकी किस दिशा में खड़े हैं? पश्चिम। आपकी किस दिशा में है? लेकिन अगर हम यही खड़े रहे, ऐसे ही खड़े रहे, तो आप चाहो तो हमें उत्तर दिशा में भी देख सकते हो। बस तुम अपने आप को यहाँ कर दो, हम आपको उत्तर हो जाएंगे। हम ऐसे ही है, अगर चाहो तो हमें पूरब भी देख सकते हो तुम, बस तुम अपने आप को उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे पीछे चले जाओ, तब हम किधर हो जाएंगे? मतलब वही प्रकाश जा रहा है, हमें कण दिखेगा तो आपको तरंग दिखेगा, हमें कण दिखेगा तो आपको तरंग दिखेगा, अगर हम दोनों के रिफरेंस अलग अलग है। और ये आइंस्टीन ने बहुत अच्छे से व्याख्या किया, जो ग्रेजुएशन लेवल में आपको पढ़ने को मिलेगा, कि हम किसी एक ही चीज को दो स्टेज में देख सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स तो ये भी कहती है कि आपके लिए बोर्ड है, लेकिन जो नहीं देख रहा उसके लिए गायब है। जैसे आप देख रहे हो तो बोर्ड है, आप इधर देख रहे हो तो बोर्ड नहीं है, खत्म हो चुका है, वहां पे है ही नहीं है। लेकिन जैसे करोगे तैसे फिर आ जा रहा है। मतलब जब इधर कर रहे हो तो वेव नेचर में चला जा रहा है, और जब ऐसे कर रहे हो तो पार्टिकल नेचर में आ जा रहा है। अच्छा, हम इधर देख रहे हैं तो हमारे लिए वेव है, लेकिन आप देख रहे हो तो आपके लिए मतलब एक ही टाइम को दोनों है, पार्टिकल भी है और वेव भी है। तो लाइट भी आपके दोनों नेचर में एग्जिस्ट करती है। तो कहीं आपको पार्टिकल की तरह दिखेगा, गेंदा जैसे जाता है, जैसे बुलेट जाता है, और कहीं पे वो तरंग के जैसा दिखेगा, लहर के तरह, और ये दोनों आपको दिखेगा। अलग अलग घटनाओं में से देखने को मिलेगा आपको। तो प्रकाश डबल नेचर का होता है। एक नेचर को पढ़ने के लिए हमने रे ऑप्टिक्स बनाया है, जिसमें हम कण प्रकृति को पढ़ते हैं, और दूसरे नेचर को पढ़ने के लिए वेव ऑप्टिक्स बनाया है, जिसमें हम वेव नेचर को पढ़ते हैं। सबसे नेक्स्ट अगली फैक्ट होती है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। वैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों में 6-7 तरंगें आपकी स्टडी में आएंगी, जैसे कि एक्सरे आता है, रेडियो तरंगें आती हैं, माइक्रोवेव्स आते हैं, अवरक्त किरणें आती हैं, परावैगनी किरणें आती हैं। तो there are many type of radio waves classified by basis of frequency। उनके हम आवृत्तियों और तरंगदैर्घ्यों के आधार पर क्लासिफाइड किए हैं। उसमें हमारी दृश्य किरणें हैं, अवरक्त है, परावैगनी है, एक्सरे है, गामा रे है, रेडियो है, माइक्रोवेव है, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक लक्षण होता है कि निर्वात में भी चल सकता है और माध्यम में भी चल सकता है। मतलब ये कुछ माध्यम ना मिले तब भी चलेगा, और माध्यम मिल जाए तब भी चलेगा। लेकिन एक और आपने बताया होगा स्टार्टिंग में, यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव, वे सिर्फ माध्यम में चलती है, वे निर्वात में। और ये आपकी ध्वनि जो आवाज निकल रही है, ये ऑलरेडी एक मैकेनिकल वेव है, ये सिर्फ हवा के अंदर चल रही है। ठोस में और तेज चलती है, दोनों में थोड़ा धीरे चलती है, और गैस में सबसे धीरे चलती है। लेकिन अगर हम दोनों स्पेस में चले जाए, निर्वात में चले जाए, निर्वात में हम कितनों चिल्ला के बोले तो आपको सुनाई, क्योंकि वहां पे माध्यम नहीं है। माध्यम नहीं है तो ध्वनि नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो यांत्रिक तरंग है। लेकिन जो प्रकाश है वो क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। वो निर्वात में भी चलेगा और माध्यम में भी चलेगा, मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम, पारदर्शी माध्यम में भी चलेगा। नेक्स्ट फैक्ट हमने देखा कि लाइट के जो चलने का लक्षण है, अगर हम उसके वेव नेचर की बात करें, उसके तरंग की बात करें, तो वो इस तरह, जिसको हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब जो वाइब्रेशंस होते हैं पार्टिकल के, मीडियम के, पार्टिकल के, वो वेव प्रोपगेशन, तरंग के चलने के लंबवत होते हैं। मतलब तरंग आगे बढ़ रहा है तो इस पे जो पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे हो रहा हो, मतलब पार्टिकल का वाइब्रेशन, कंपन आपके तरंग के चलने के लंबवत होगा।
तो इसको अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। और तरंग के चलने के दिशा में अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो वो अनुदैर्ध्य, क्या कहता है, लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्ध्य। तो हमारी जो ध्वनि होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। लेकिन जो हमारे रस्सी में तरंग उत्पन्न होता है, जो हमारे तालाब में तरंग उत्पन्न होता है, आप कंकड़ मारते हो तो तालाब में कभी देखा होगा तरंग ऐसे आगे बढ़ता है और उसमें गेंदा होता कहीं रख दो तो देखोगे, मतलब आपके पार्टिकल का वाइब्रेशन परपेंडिकुलरली वर्टिकल होता है, जबकि आपका वेव हॉरिजॉन्टल मूव्स करता है। ऐसे वेव जिसमें वेव के चलने के लंबवत कणों का कंपन हो रहा हो माध्यम के, उसे हम क्या कहते हैं। और हमारा जो प्रकाश है ये जब माध्यम में चलता है तो किस तरंग की तरह चलता है, अनुप्रस्थ तरंग की तरह चलता है। मतलब अब वहां से लाइट निकल नहीं होगी, अगर हम उसे वेव पार्टिकल में माने, अगर उसे पार्टिकल नेचर में मारेंगे तो जान लो फुहारा मार रहा है, छर्रा। लाइट का क्या निकल रहा है, छर्रा निकल रहा है, छर्रा, छोटा 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 पैकेट, जिसको आप क्वांटा कहते हो, फोटान कहते हो, ऊर्जा का एक पैकेट है, वही पैकेट ऊर्जा छर्रा की तरह। जैसे स्प्रे मशीन देखो दाढ़ी बनाने वालों को छिद्र छिद्र मारते हैं, वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप्स निकलते हैं, ऐसे वो एनर्जी का छोटा छोटा ड्रॉप्स निकाल रहा है, छर्रा। ये कौन कहता है, पार्टिकल नेचर। और आप प्रकाश विद्युत प्रभाव उसी नेचर से पढ़ते हो। लेकिन अगर वेव नेचर को मानो तो वेव नेचर में वो कैसे चल रहा है, वहां से ऐसे तरंग निकल रही है, लहर निकल रही है। कौन वाला निकल रहा है, अब ये बताओ, तरंग वाला निकल रहा है या छर्रा वाला? दोनों निकल रहा है। पार्टिकल के दोनों कैरेक्टर है। पकड़ने की बात है, किसी फेज में जाओगे तो तुम्हें वो पार्टिकल जैसा दिखने लगेगा, किसी फेज में जाओगे तब वो तरंग, जैसे हमने बताया ना कि तुम हमें इस समय उत्तर भी देख सकते हो और दक्षिण भी। तुम यहाँ खड़े होकर देखो ना, हम उत्तर दिखेंगे, तुम यहाँ खड़े होकर देखो, हम क्या दिखेंगे, ऐसे वो दोनों आपको दिखेगा। कभी वो पार्टिकल बन के दिखेगा तो कभी तरंग बन के दिखेगा। मतलब प्रकाश के पास दोनों के दोनों नेचर्स है। और वो जब तरंग बन के निकल रहा है तो वो अनुप्रस्थ तरंग बन के निकल रहा है, अर्थात ये हवा के कण कंपन कर रहे हैं। अब आप बताओ, एक अंधेरे रूम में और एक उजाले रूम में क्या फर्क होता है? अंधेरे रूम में सभी पार्टिकल रुके होते हैं, हवा के सभी पार्टिकल, और उजाले रूम में कुछ और नहीं हो जाता है, इसमें वही पार्टिकल क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। मतलब इस रूम में उजाला इसलिए है क्योंकि इस रूम के हवा के कण कंपन कर रहे हैं। अगर वही कंपन करना बंद कर देता उजाला गायब हो जाएगा। अब बताओ, बल्ब उजाला दे रहा है या कंपन दे रहा है? बल्ब उजाला नहीं देता, बल्ब एक तरंग उत्पन्न करता है, एक लहर उत्पन्न करता है। उस लहर में पूरे रूम के पार्टिकल वाइब्रेट करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, और जिससे उजाला आ जाता है। उजाला उसके कारण नहीं आ रहा है, उजाला इसके कारण आ रहा है, वाइब्रेशन के कारण। और जब हम बल्ब बंद कर देते हैं तो लहर उत्पन्न करना बंद कर देता है, तरंग उत्पन्न करना बंद कर देता है। तो जैसे रस्सी में आप तरंग बंद कर दोगे तो पानी शांत हो जाता है, रस्सी शांत हो जाती है, ऐसे रूम शांत हो जाता है, जिससे अंधेरा आ जाता है। मतलब अंधेरा और उजाला समझ में आया क्या चीज है? उजाला का मतलब वहां मीडियम के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, कंपन। अब कहीं कम उजाला है, कहीं ज्यादा उजाला है, इसका मतलब कम वाले पे पार्टिकल धीरे धीरे कंपन कर रहे हैं, ज्यादा उजाला मतलब ज्यादा ज्यादा कर रहे हैं। मतलब एम्पलीट्यूड पे आपकी इंटेंसिटी डिपेंड होती है। जैसा कि आपने देखा होगा बहुत जगहों पे, हमने आपको बताया कि जैसे आप हार्ट बीट को देखोगे, जब हार्ट तेज तेज चलता है तो ये जल्दी जल्दी हाई एम्पलीट्यूड, जब हार्ट धीरे हो जाता है ईसीजी मशीन में देखोगे, और जब एकदम धीरे तब तो कोई तब सॉरी करके निकाल लेंगे आपको, कहेंगे अब ले जाओ मुक्ति रोटी बनाओ, खाओ और खिलाओ, काम नहीं। आप देखोगे एम्पलीफायर को देखो, एम्पलीफायर जहाँ पे हम लोग गाने सुनते हैं उसमें से ऊपर नीचे होता है। आप माइक लो, खूब तेज चिल्ला दो, खूब ऊपर जाएगा, फिर धीरे बोलो। देखोगे जब गाना बंद होता है, कभी कभी गाने में देखोगे बीच बीच में 1 सेकंड तक एकदम शांत हो जाता है, फिर शुरू होता है। तो जब शांत होता है तो सब नीचे बैठ जाता है, और जैसे शुरू होता है तैसे फिर शुरू हो जाता है। मतलब वो एम्पलीट्यूड ही एनर्जी है। एम्पलीट्यूड एनर्जी किस चीज से होती है? जहाँ पे ऊर्जा ज्यादा होता है वहाँ पे एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, जहाँ पे ऊर्जा कम होती है वहाँ एम्पलीट्यूड कम होती है। मतलब हाई वाट का बल्ब लगाओगे तो तेज तेज तरंग उत्पन्न कराएगा, तो ज्यादा उजाला महसूस होगा। लो वाट का लगाओगे तो धीरे तरंग उत्पन्न कराएगा, तो धीरे वाइब्रेशन आएगा, धीरे लाइट मिलेगा। कोई बल्ब नहीं लगाओगे कोई वाइब्रेशन नहीं होगा, अंधेरा रहेगा। अब बात फैक्ट आती है इन वाइब्रेशन से ही हम इन चीजों को समझ सकते हैं। आते हैं इस टॉपिक पे। इनको तो आप जान ही गए हो, ये हमें आप पार्टिकल नेचर को पढ़ रहे हैं। पार्टिकल नेचर ये कहता है परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर आपतित होती है तो अपने पथ से विचलित होकर पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन
परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम भी दिए गए हैं, आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, और आपतन कोण तथा परावर्तन कोण मतलब आई और आर बराबर होते हैं। आपने और भी पढ़ा होगा, परावर्तन में दर्पण का उपयोग किया जाता है। चिकनी तल में दो तरह का होता है, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को फिर दो तरह बांटा गया है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उससे कैसे इमेज बनाए जाते हैं, क्या फार्मूला यूज होता है, ये सब आपको लिखाए गए होंगे। और दर्पण से आपने देखा होगा, जो हम दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, उसका सबसे विज्ञापन है परावर्तन। अपवर्तन भी आपने 2-3 क्लासों में पढ़ा। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से पथ से विचलित हो जाती है, इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। यदि वो विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुकती है, लेकिन अगर सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। वहां पे अपने अपवर्तन के भी नियम पढ़े कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, और आपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात नियत होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, sin i by sin r equal to n। फिर अपवर्तनांक आपने पढ़ा 1 and 2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। इसमें हम अगर चाल नहीं जानते हैं तो हम λ1 by λ2 भी लिख सकते हैं, मतलब पहले माध्यम में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है, तब आपको अपवर्तनांक मिलेगा। अपवर्तनांक के क्लासिफाइड करने के बाद फिर आपने उसमें आगे पढ़ा 2-2 फेज से पढ़ना, समतल पृष्ठ द्वारा, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, फिर लेंस की फोकल दूरी निकालना, लेंस की क्षमता निकालना, लेंस को संयोजित करना, लेंस को काटना, ऐसे बहुत से फैक्ट आपको पिछले क्लासों में बताते रहे। फिर आते हैं हम तीसरे फैक्ट में, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने रंगों में बिखर जाती है, वो सेवरल कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। वर्ण माने रंग, विक्षेपण माने टूटना, रंगों में टूट जाना। जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह कई रंगों में बिखर जाती है, टूट जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण के कारण ही रेनबो बनता है, मतलब इंद्रधनुष बनता है। अपवर्तन के कारण ही आपको पेदी ऊपर उठा नजर आता है, सिक्का ऊपर उठा नजर आता है, कोई पेंसिल डालने पर तिरछा नजर आता है, या आप देखोगे कि हमारे तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। पूर्णांतरिक परावर्तन भी वही रहा। उसके पहले हमने क्रांति कोण बताया था कि किसी भी प्रकाश के लिए सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, आर का मान 90 अंश हो जाता है, उससे क्रांति कोण कहते हैं। सी से दिखाते हैं, कोसेक सी बराबर n, एक फार्मूला आया था। फिर वहां पे ये बताया गया कि जब कोई प्रकाश की किरण क्रांति कोण से अधिक कोण पे आपतित होती है, सघन माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण क्रांति कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वह दूसरे माध्यम में ना जाकर पुनः अपने माध्यम में लौट आती है, और इस घटना को पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। आपके प्रकाशिक रेशे, जिसको ऑप्टिकल फाइबर्स बोलते हैं, हीरे का चमकना, मरीचिका का बनना, ये सब घटनाएं किस पे डिपेंड करती हैं? पूर्णांतरिक परावर्तन पे डिपेंड करती है। फिर परिग्रहण आप समझ लो, स्कैटरिंग रैले का नियम रहा। रैले ने इस पे कुछ नियम बताए। ये बोलते हैं कि जब कोई चीज चलती है तो अगर वो माध्यम में चल रही है तो वो उसका उनके कणों से टक्कर होता है, और टक्कर के बाद वो बिखर जाती है। रंगों में नहीं बिखरना, खुद को बिखर जाना। जैसे आपने बचपन में कभी मिट्टी के टुकड़े को फेंका है हवा में, आम तोड़ते समय? कभी कभी तो बहुत इलास्टिक होता है, बीच में टूटता नहीं, सीधे निकल जाता है। लेकिन कभी कभी देखे होंगे कि जैसे फेंकोगे रास्ते में वो फूट जाएगा, रास्ते में बिखर जाता है, और बिखर जाता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, उससे पहले बिखर जाएगा। ये कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी निर्वात में चलती है तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो माध्यम में घुसती है, हवा में, पानी में, कांच में, तो हवा के कण, पानी के कण या कांच के कणों से टकरा जाती है, और टकराने के कारण क्या हो जाती है? बिखर जाती है। जैसे ढेले को मार दिए और किसी से टकरा जाने पर क्या हो जाता है? बिखर जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। रंगों में नहीं टूटना, रंगों में टूटना तो वर्ण विक्षेपण है, अपने आप को तोड़ देना। और परिग्रहण का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपने ठंडक कुहासे में देखा होगा। यही आपकी लाइट, जो आपके बाइक की हेडलाइट होती है, वो कुहासे में आप देखो, कुहासे से टकरा के बिखर जाती है और आपको देखने में धुंधलापन नजर आता है। जबकि गर्मी के दिनों में कुहासा नहीं होता, एयर मॉइस्चराइज नहीं होते, तो हमारे लाइट के कण उतने ज्यादा स्कैटर्ड नहीं होते, तो दूर तक चले जाते हैं। मतलब गर्मी में हेडलाइट जलाओगे तो आधा किलोमीटर दिखेगा, 200 मीटर दिखेगा, ठंडक में 2 मीटर दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो वास्तव में कुहासा होता है, पानी के कण होते हैं जिनसे टकराने के बाद बिखर जाता है। The spread of light due to collision of the particle of mediums is called scattering.
डिस्पर्स और स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब फैल जाना, टूट जाना, बिखर जाना। स्कैटरिंग मतलब समझ पा रहे हो, बिखरना, जिसको स्प्रेड कहते हैं। स्प्रेड मतलब फैल जाना। तो द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, लाइट का फैलना कैसे? ड्यू टू कोलिजन ऑफ लाइट बाई मीडियम पार्टिकल्स, मीडियम पार्टिकलों से लड़कर टक्कर जाना, बिखर जाना, क्या कहलाता है? परिकिरण। परिभाषा कैसे बताओगे? जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गुजरती है तो उस माध्यम के कणों से टकराने के बाद वो बिखर जाती है, टूट जाती है। इस घटना को क्या करते हैं? परिकिरण करते हैं। और ये परिकिरण तरंग दैर्ध्य में डिपेंड करता है, जिसमें लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का परिकिरण सबसे ज्यादा होता है। यही कारण है कि आसमान नीले रंग का दिखाई देता है। आसमान नीला रंग क्यों दिखाई देता है? वैसे तो आसमान का वास्तविक रंग काला होता है, जब आसमान का सही रंग क्या है? काला है। निर्वात में जाके देखो, वैक्यूम में जाके देखो, आपको आसमान एकदम काला नजर आएगा, लेकिन वो फिर भी नीला क्यों दिख रहा है? क्योंकि आसमान मतलब हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर से आने वाली किरणें जब हमारे माध्यम में घुस रही हैं, हमारे वायुमंडल के अंदर घुस रही हैं, तो वो प्रकाश की किरणें क्या हो रही है? परिकिरणित हो रही हैं। उसमें सबसे ज्यादा कौन फैल रहा है? नीला और बैंगनी, क्योंकि उसका परिकिरण ज्यादा होता है। और सबसे कम कौन फैल रहा है? लाल। इसीलिए आपको पूरा नीला नीला ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो बिखरेगा वही दिखेगा। तो इसलिए आसमान का वास्तविक रंग काला होने के बाद भी हमें नीला दिखाई देता है, आसमानी या बैंगनी दिखाई देता है, क्योंकि उसका परिकिरण सबसे ज्यादा होता है। आज भी हमारे इंडिकेटर्स येलो या रेड कलर के बनाए जाते हैं, लाल रंग के इंडिकेटर्स तैयार किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है, और कम परिकिरण होगा तो ज्यादा दूर तक जाएगा, मतलब आपको दूर से ही दिख जाएगा। इसीलिए जितने इंडिकेटर्स होते हैं, जो संकेतक चिन्ह होते हैं, वो लाल कलर के बनाए जाते हैं। सूर्य उगते समय या डूबते समय आपको गाढ़ा लाल दिखता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग का पोल हमारे पृथ्वी से नजदीक होता है और लाल रंग का परिकिरण कम होता है, फैलता कम है, तो हमारी आंखों तक बहुत ही डार्किंग के साथ आता है। समझ में आया? तो सूर्य का लाल दिखाई देना, इंडिकेटर का लाल बनाया जाना, ये सब घटनाएं क्या है? तो ये चीजें आपको 6 लेक्चरों में हमने स्पेसिफिक एक एक करके बताया। नोट्स आपको हम 6 का एक साथ भेज देंगे आपके ग्रुप्स में, वहाँ पे भी पीडीएफ लोड होगी जो ऐप में है, तो वहाँ पे भी पा जाओगे। आपके हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजेंगे। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे बाबू 12th फाउंडेशन में, वो लोग अपने मोबाइल से हमारे नंबर पे मैसेज कर देंगे, अपना नाम लिख के, हम उस पर लिंक भेज देंगे और उससे ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएंगे। तो इसका नोट्स हम आपको भेज देंगे, बाकी उसको एक बार ओरली जरूर देख लिया करना। और अगर कुछ और समझना होगा तो आप स्पेशली एक एक वीडियोज भी देखोगे तो आपको मिलेगा। हम आते हैं वेदकण को देखने के लिए, ये चीजें आपको समझ में आएगा। हमने क्या बताया कि वेदकण को समझने के लिए कौन से नेचर को पढ़ना होगा? वेव नेचर, मतलब प्रकाश कण के तरह चल रहा है, तरंग के तरह चल रहा है, दोनों तरह चल रहा है। कंपन कर रहे हैं। वहां पे लाइट क्यों नहीं है? क्योंकि वहां के कण रुके हैं। जहां के कण रुक जाएंगे वहां एकदम अंधेरा, जहां थोड़ा थोड़ा करेंगे थोड़ा थोड़ा उजाला, जहां ज्यादा करेंगे ज्यादा उजाला। मतलब जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है दैट द डिपेंड ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। आपकी कंपन की आयाम क्या है? ज्यादा आयाम मतलब ज्यादा तीव्रता, कम आयाम मतलब कम तीव्रता। आवृत्ति अलग होती होगी। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। जैसे शेर की दहाड़ सुने हो? शेर की दहाड़ में तीव्रता ज्यादा होती है, गरज देगा ना तो 1-2 किलोमीटर तक दहाड़ में तीव्रता ज्यादा होती है, लेकिन उसकी आवृत्ति कम होती है। मतलब एक बार दहाड़ेगा तो एक बार पुरियाने में 2 मिनट लगा देगा, एक के बाद चिल्ला के। मच्छर को कभी देखे हो? कान के पास गाना सुनाते समय उनकी तीव्रता बहुत कम होती है, आवाज थोड़ी दूर तक जाएगा, ज्यादा दूर नहीं जाएगा, बहुत कम। लेकिन आवृत्ति बहुत स्पीड, 1 सेकंड में कम से कम 50, 60, 70 बार मन कर रहे हैं। मतलब आवृत्ति और तीव्रता में फर्क समझ आ रहा है? तीव्रता मतलब जैसे शेर दहाड़ता है तो उसकी तीव्रता ज्यादा, लेकिन वहाँ आवृत्ति कम है। लेकिन जो मच्छर भनभनाते हैं ना उनकी तीव्रता कम है, लेकिन आवृत्ति बहुत ज्यादा है, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो ऐसी चीजों में आपको वेदकण की आपको समझाने के लिए ये बता रहे हैं कि अगर इस रूम में एक बल्ब जला दिया जाए, अगर एक बल्ब ग्लो किया जाए तो रूम का हर एक पार्टिकल वाइब्रेट करेगा। उसका काम है तरंग निकालना, तरंग निकलेगा तो रूम के हर पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे कि नहीं? माना जाता है कि जब किसी माध्यम में एक प्रकाश स्रोत रखा जाता है, प्रकाश स्रोत मतलब जो लाइट निकाले, प्रकाश स्रोत लाइट सोर्स, मोमबत्ती, ढेबरी, बल्ब, लैंप, ग्रुप का प्रकाश जहां से प्रकाश निकल रही है। अगर किसी माध्यम में एक प्रकाश स्रोत रखा जाए तो उससे निकलने वाली तरंगे पूरे रूम को क्या कर देती है?
उजाला करने, मतलब सभी कण क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, सभी पे प्रकाश की तीव्रताएं आ जाती है, सभी पे लाइट आ जाती है। लेकिन वेटकण का दूसरा कंडीशन ये कहता है कि जब रूम में 2 प्रकाश स्रोत लगाओगे, 2 बल्ब लगाओगे तो कुछ बिंदुओं पे अंधेरा हो जाएगा। जब 1 बल्ब जलाओगे तो पूरे रूम में उजाला रहेगा, जब 2 बल्ब जलाओगे तो रूम में लाखों ऐसे बिंदु आ जाएंगे जहाँ पे क्या हो जाएगा। ऐसा लगता है क्या कभी कि 1 बल्ब जलाओ तो पूरा रूम उजाला, 2 बल्ब जलाओ तो कुछ जगह पे अंधेरा हो सकता है? गांव के लोगों से मत कहना एक बल्ब बंद कर दो, 2 बल्ब जलाने पे कहीं कहीं अंधेरा हो गया है, 1 बल्ब जलाओ हर जगह उजाला रहेगा। वास्तविकता ये है। वैसे भी हमने आपको बताया कि शिक्षा और अशिक्षा में तो सीखना है। एक शिक्षित इंसान सही चीज को समझता है और एक अशिक्षित इंसान जो देखता है वही समझता है, जो देखता है। एक शिक्षित इंसान एनालिसिस करने के बाद मानता है और एक अशिक्षित इंसान जो सुनता है वही मान लेता है। मतलब बाबा कह दिन की बिहार भूखा रहो तो तू जान लो बन गोड़ी है, तुम भूखा रहे। मान लो डॉक्टर साहब कह दिन कोई कंपनी वाले आए 5 लाख दो तो 10 दिन में 10 लाख मिले, उनमें 5 लाख मिले। यह शिक्षितों का काम है। देयर आर नो एनालिसिस, नो प्रैक्टिकल्स। ये जो सुनते हैं उनको वही लगता है सही है, जो देखते हैं जादूगर दिखा रहा है उनको सही लग रहा है, सब सोखा जो दिखा रहे हैं वो सब सही लग रहा है। इट इज शिक्षा, इलिटरेसी। पर लिटरेट का नहीं, जो शिक्षित है वो प्रैक्टिकल करते हैं, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, बहस करते हैं, चीजों को समझते हैं। अब जैसे हमने आपको बताया, अगर आप गांव के लोगों से कहो कि 1 बल्ब जलाने पे पूरे रूम उजाला होता है जबकि 2 बल्ब जलाने पर कई जगह अंधेरा हो जाता है, तो मानेंगे? कहेंगे और ज्यादा उजाला हो जाएगा। लेकिन आपको हम समझा रहे हैं कैसे होता है। इसी घटना को वेटकण कहते हैं। वेटकण को हम ध्यान से समझो। जब माध्यम में एक प्रकाश तरंगे गुजरती हैं या चलती हैं तो उसके हर एक बिंदु पे प्रकाश की तीव्रता होती है। लेकिन जब एक ही माध्यम में 2 प्रकाश स्रोत प्रकाश तरंगों को उत्पन्न करते हैं, मतलब 2 तरंगे चलती हैं, तो कुछ बिंदुओं पे तीव्रता बढ़ जाती है और कुछ बिंदुओं पे तीव्रता शून्य हो जाती है, मतलब घट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? जहां पे तीव्रता बढ़ती है उसका नाम है संपोषी वेटकण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पे तीव्रता घट जाती है या 0 हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विनाशी वेटकण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। यहाँ पे वेटकण 2 तरह के हैं, सदपोषी, विनाशी, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। यहाँ 2 बल्ब जल रहे हैं ना, मतलब पक्का है कि इस रूम में कुछ जगहों पे क्या होंगे? अंधेरा होगा। कैसे होगा? ध्यान से देखो। मान लीजिए ये बल्ब अपने तरंग को चलाया, अभी 1 बल्ब जल रहा है तो ऐसे ऐसे चलाएगा कि नहीं? मतलब रूम के सभी कण कंपन करेंगे कि नहीं? और पूरा रूम में कंपन शुरू हो चुका है, पूरे रूम में कंपन की वजह से हर जगह उजाला आ चुका है। लेकिन जब 1 बल्ब यहाँ जला दिए और 1 बल्ब यहाँ जला दिए तो दोनों अपने अपने तरंग चलाएंगे और ये तरंग एक दूसरे पे चढ़ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं अध्यारोपण, ओवरलैपिंग। एक जब तरंगों का अध्यारोपण होता है, किसी एक ही माध्यम में 2 तरंग गतिमान होते हैं, चलते हैं, तो उनके तरंगों का अध्यारोपण हो जाता है। और अध्यारोपण होने के बाद जो माध्यम के कण हैं वो रिजल्टेंट को मानते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, तुम इधर से अकेले हमें धक्का दो तो हम इधर जाएंगे, या इधर से दो तब, लेकिन अगर 2 लोग धक्का दोगे तब हम रिजल्ट मानेंगे। इधर से मान लेंगे 10 न्यूटन, इधर से 3 न्यूटन, तब इधर जाएंगे। ज्यादा दे रहा है, इधर से 10 दे दिया, इधर से 3 दिया था, इधर जाएंगे। दोनों 10 दे दिया था। अब अगर पार्टिकल्स वाइब्रेशन करने आ रहा है, मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड भी 5 का है और इसका एम्पलीट्यूड भी 5 का है, मतलब 5 का करा रहा है, और दोनों जब पहुंचे यहाँ पे, यहाँ वाले पार्टिकल पे, और इस पार्टिकल पे दोनों ही ऊपर उठ रहे हैं, तो इसको कितना उठाएंगे? 10। 5 ये और 5 ये मिला के कितना टांग देंगे? मतलब जहां 1 था तब 5 उठाता था, अब दोनों मिलके कितना उठाए? और कहीं अगर मान लीजिए ऐसे पहुंचते उल्टा सेम पे नीचे पड़ गए, ये भी आ रहा है ऐसे और नीचे जा रहा है, तब तक ये भी आके नीचे जा रहा है और ये पार्टिकल को दोनों नीचे दबाए तो कितना चला गया? तो वहां लाइट पड़ जाएगी कि नहीं? क्योंकि लाइट तो इसी पे काम करती है ना। ज्यादा कंपन करेगा तो ज्यादा लाइट, कम करेगा तो कम लाइट। जब अकेले था तो सिर्फ 5 करा पा रहा था, जब दोनों आए तब 10 करा दिए, मतलब ऐसे जगह पे तीव्रता क्या हुआ? बढ़ गया, लाइट बढ़ गई। इसको हम संपोषी वेटकण कहते हैं। लेकिन जब इसका फेज विपरीत होगा, मतलब ये पहुंच रहा है नीचे और तब तक ये पहुंचा है, तो ये पार्टिकल ना ऊपर जा पाएगा और ना, मतलब उसे बैठा रह जाएगा। मतलब वहां पे लाइट है कि नहीं? ऊपर नहीं गया लाइट कैसे? मतलब वहां पे लाइट गुल। अच्छा, अकेले था तब ऐसी बात आ रही थी नहीं। लेकिन जब 2 प्रकाश स्रोत आए
होगा, एक ऊपर जाने वाले फेज में होगा, और ऐसे कोलिजन पॉइंट पे पार्टिकल कंपन नहीं कर पाएगा, जिससे वहां पे लाइट नहीं होगी, और इसको हम विनाशी वेक्टर कहते हैं। इसी बात को बताना मेथड है। समझ में आ गया? जब किसी माध्यम में दो प्रकाश तरंगें चलती हैं तो एक दूसरे पे अध्यारोपित हो जाती हैं, चढ़ जाती हैं, जिसके कारण कुछ बिंदुओं पे प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है जहां सेम मिलेंगे, और कुछ बिंदुओं पे तीव्रता शून्य हो जाती है या घट जाती है जहां उल्टा मिलेगा। इस घटना को जहां ज्यादा होगा बढ़ेगा उसको संतोषी वेक्टर, और जहां कम होगा उसे। इसके आगे का क्लास कल, लेकिन कल आपको डिजिटल नहीं सिर्फ हुआ, डिजिटल नहीं मिल पाएगा, इसके आगे जो चलेगा फिर मंडे से आपकी क्लास में